नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम मृणाल भटनागर है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं गारमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली से गुड़गांव रोज़ जॉब के लिए जाया करता था और मेरी एज 45 ईयर्स है। मैं कनाडा 2019 में एज अ परमानेंट रेजिडेंट आया था। मैं अपनी फैमिली के साथ 2019 में सैस्काटून, जो सस्कैचुअन का एक छोटी सी सिटी है, मैं उसमें विद फैमिली लैंड किया था। और आज की डेट में मैं ओंटारियो में स्टोनी क्रीक में रहता हूँ और मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ और मैंने रिसेंटली एक घर परचेज़ किया है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं अपनी लाइफ के वो पहलू रखूँगा जिसमें मैंने हिम्मत करी इस एज में आने की। थिंग स्टोरी लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं लेकिन झिझकते हैं, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ के पीछे हो जाते हैं, तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो मेरी स्टोरी सुनकर मोटिवेट हों, जो एस्पिरेंट्स आना चाहते हैं कनाडा। ये मेरी स्टोरी उन लोगों के लिए है जो उनको पुश करे कि अपने ड्रीम्स को अचीव करें। एक मूवी शाहरुख खान की आई थी कि किसी चीज़ को शिद्दत से अगर चाहो तो कायनात भी उसको मिलाने की पूरी कोशिश करती है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी दिल्ली टू कनाडा की जर्नी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले कि किसी भी चीज़ को अगर पेशेंस के साथ और डेडिकेशंस के साथ किया जाए तो उसको आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं आगे की वीडियो बनाता रहूँ। मेरे अंदर शुरू से ही फ़ॉरेन सेटल होने का एक कीड़ा था। मैं जब अपने कॉलेज डेज़ में था तब केबल चैनल नया नया शुरू हुआ था। तब ये जी टीवी आता था, स्टार प्लस आना शुरू हुआ था। तो तब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते थे जिसमें HBO, स्टार प्लस, ये सब चैनल्स आते थे। तो मैं जब बाहर फॉरेन कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता था कि कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कितने ब्यूटीफुली घर बने हुए हैं, क्या सीक्वेंस से घर बने हुए हैं और साफ़ सफाई है, तो मेरे को ये चीज़ हमेशा से फैसिनेट करती थी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को अगर कोई अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की मिलेगी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इमिग्रेशन की शुरू होती है 2008 से। 2008 में मैंने सबसे पहले इमिग्रेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाली, एक कंसल्टेंट, दिल्ली बेस्ड एक कंसल्टेंट की हेल्प से मेरी एप्लीकेशन गई। और ये उस वक्त का टाइम है जब किसी भी केस को कंप्लीट होने के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली 8 साल 9 साल और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। 2008 में जब मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा था तो मुझे ये पता लगा कि कनाडा की एम्बेसी, कैनेडियन जो इमिग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग कुछ फास्ट ट्रैक नाम की चीज़ लेकर आ रहे हैं। और जब मैंने ये फ़ाइल किया था तो तब मेरा ऑक्यूपेशन लिस्ट में था, लेकिन बहुत जल्दी इन लोगों ने कुछ चेंजेस लेकर आए जिससे कि इमिग्रेशन प्रोसेस स्पीडी हो सके। तो जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। एक्सप्रेस एंट्री 2015 में आया और मुझे ये पता लगा 2017 अगस्त के आसपास। ऑफिस गुड़गांव में जा रहा था, मेरा फ्रेंड मेरे को मेट्रो में मिला और मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि कोई एक्सप्रेस एंट्री नाम की चीज़ होती है और उसमें 6 महीने के अंदर आदमी बड़े आराम से इमिग्रेट हो जाता है। मैंने कहा यार क्या फालतू बातें कर रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा पता है, तेरे को क्या पता, मैं इससे पहले भी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन दे चुका हूँ, तुझे क्या पता। उसने कहा नहीं ऐसा होता है तो एक बार चेक कर। मैंने उसको चेक किया, मेरे को पता लगा कि हाँ भाई ये तो कुछ नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है, ये तो 2015 में हुआ है, लेकिन मैं 2 साल लेट हूँ। मैंने 2017 में किस सिचुएशन में ये अप्लाई किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये उन लोगों के लिए टिप्स हैं जो लोग घबराते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये है। तो दुनिया भर के आपके पास एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, लेकिन जिसको जो करना होता है वो फिर करता ही है। हमारी सिचुएशन ये थी कि मैंने नई गाड़ी ली थी और बड़े चाव से गाड़ी ली थी। फिर इसके साथ ही कुछ टाइम में हमारा एक फ्लैट है, तो मैंने उस फ्लैट की एक पार्शियल हेफ्टी पेमेंट करी थी। बड़ा बचा बुचू के पैसा, काफ़ी पैसा हमने उसका पार्शियल अमाउंट दिया था। अब हम हो गए थे खाली फाइनेंशियली, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था। तो हमें जब पता लगा कि ऐसे इमिग्रेशन शुरू हो गया तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई क्या करना है, ये तुमको इसको इस फ्लैट के लोन को पे करके इंडिया में ही रहना है
या तुमको लगता है कि हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें इसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो उसने सोचा कि चलो मेरे को बताओ इससे क्या एडवांटेजेस हैं। तो मैंने उसको बताया कि ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ठीक है। वो अंबानी वाला सिनेरियो है ना कि अंबानी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके जो बच्चे हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया। तो मैंने कहा ठीक है, हमारी ये वाली जनरेशन खप जाएगी, लेकिन हाँ हम एक बच्चों के लिए एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करके जाएंगे कि आगे की हमारी जनरेशन वो सुखी रहेगी। मेरी वाइफ ने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो तब मैंने इसका प्रोसेस शुरू। जो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया है इसका कि गाड़ी थी और हमारा मैंने फ्लैट की किया, तो ये मैं कोई अपना स्टेटस नहीं बताना चाह रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसके लिए मन में कुछ सोच के ना रहिए, कम से कम आपको ये बाद में ना ये लगे कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। तो मैंने ये सोचा यार मेरी एज तो अच्छी खासी है, लेकिन मेरे अंदर स्पार्क कभी भी है। अपने इमिग्रेशन के केस के लिए मैंने कंसल्टेंट क्यों हायर किया और क्या ये सबको हायर करना चाहिए या नहीं। देखिए, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, हर एक के अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने कंसल्टेंट हायर किया और मैं इसके फेवर में क्यों था। देखिए, मेरे लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन थी। तो मैं चाहता तो खुद भी इसको पढ़ के यूट्यूब से या उसके पूरी जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है CIC.ca, इसमें काफ़ी डिटेल में हर एक स्टेप लिखा हुआ है, मैं भी कर सकता था। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि मेरे पास अब ना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे ये किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए। और अगर मैं कंसल्टेंट कोई महंगा वाला हायर कर भी लेता हूँ तो उससे मैं कोई दिवालिया नहीं होता। लोग बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं और उसमें 20 लाख 30 लाख लोग गवा देते हैं। यार ये तो मामला कुछ 2.5-3 लाख का है, इतना तो मैं सड़क पे थोड़ी आ जाऊँगा, इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता। मैं लोगों को डिस्करेज नहीं करता कि अगर वो कॉन्फिडेंट हैं तो वो कंसल्टेंट के बिना भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी सिचुएशन बताई। 2017 में कुछ 2-3 दिन की छुट्टियाँ एक साथ आई थी, तो जिसमें 15 अगस्त भी थी, आपकी जन्माष्टमी भी थी और एक और कोई छुट्टी थी, तो संडे था या क्या था। मैं बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास गया और जाने के बाद मैंने फाइनलाइज एक कंसल्टेंट किया। अच्छा, ये जो कंसल्टेंट था ये इसका छोटा सा ऑफिस था नेहरू प्लेस में, और ये कनाडा के अंदर इसका बड़ा मेन हेड ऑफिस। उसके छोटे से ऑफिस को देख के मेरे को ये थोड़ा सा शेकी हुआ है कि ये बंदा कहीं छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ है, कल को पता लगे कि मैं इसको पैसे दे दूं और ये टाटा बाइक दे के अगले दिन ही गायब हो जाए। तो मैंने इनका के मिसिसागा के ऑफिस में कॉल किया, इनकी लैंडलाइन पे, कि ये ऑफिस क्या ऑपरेशनल है भी या नहीं। वहाँ पर फ़ोन उठाया गया और बताया गया कि हाँ जी ये वाला ऑफिस है। फिर मेरा एक फ्रेंड ब्रैम्पटन में रहता था, मैंने उसको कॉल करके रिक्वेस्ट करी कि यार तू प्लीज़ ज़रा जाकर देखेगा कि क्या ये एक्चुअली ऑफिस है यहाँ पर या ये सिर्फ एक बंदा PCO पे बैठा के रखा हुआ है फ़ोन उठाने के लिए। तो उस बंदे ने वहाँ पर गया और उसने वहाँ पर जाके बोला, कह रहा है यार ये तो अच्छा खासा बड़ा ऑफिस है। तो मेरे को लगा कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, मेरे को लगा कि मेरे को इसके साथ जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई ढंग का कंसल्टेंट है तो ये बात तो ज़रूर है कि आपका जो केस है जो 1 साल का है या 8 महीने का है, वो कंसल्टेंट आपके केस को 6 महीने का बना सकता है। वो कैसे बना सकता है? क्योंकि मैंने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक चीज़ ये मैंने सीखी कि आपके पेपर जो हैं वो अगर प्रॉपरली फाइल्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आपके केस में कैनेडियन इमिग्रेशन ये आपको क्वेश्चंस नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जो आपका मेजर जो आपका टाइम कंज्यूम होता है वो आपका बैक एंड फोर्थ में खर्च होता है। वो क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर देते हैं, तो ये इसमें आपके 3-4 महीने चले जाते हैं। तो आपका कंपाइलेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो वो आपका टाइम सेव कर सकता है और आपके प्रोसेस को एक्सपीडिट कर सकता है। इससे पहले मैं कंसल्टेंट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता, मैंने पहले सोचा कि भैया मेरे पास 3 फैक्टर्स हैं जो मेरे इमिग्रेशन केस को अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स में से पहला आता है मेरी एज, सेकंड आती है मेरी एजुकेशन और थर्ड आता है मेरा आइट्स का स्कोर। मेरी एजुकेशन फिक्स्ड है और मेरा जो एज है वो फिक्स्ड है। अब वेरिएबल जो है वो है मेरा आइट्स। मैं आइट्स में ही स्कोर कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ। ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज के ऑफिस कस्तूरबा गांधी मार्ग में गए और हमने एक छोटा सा इनिशियल इंग्लिश का टेस्ट हमने अटेम्प्ट किया, जिसमें हमारे पास एडवांस जो कि इनका टॉप रेटेड जो लेवल होता है हमने वो दोनों ने गेन किया। तो हम कहीं ना कहीं एश्योर्ड थे कि देख लेंगे, मतलब बुरे नहीं हैं हम, ठीक है।
हमारे केस में हमें ये समझ में आ गया था कि हम एक्सप्रेस एंट्री के लिए नहीं बने हैं। हम अभी जो हमारा फ़िलहाल का सिनेरियो है इसमें हम पीएनपी के लिए ही फिट होते हैं। तो हमने यही सोचा कि भाई लास्ट चांस है, देखते हैं कि हो सकता है भाई भगवान ने अगर किस्मत में कुछ चाहा हो तो हो सकता है हम क्रैक कर जाएं। जब कंसल्टेंट के साथ रूबरू कुछ हमारा मामला होने लगा, बातचीत होने लगी, तो कंसल्टेंट ने हमें ये एक टिप दी थी कि देखिए शुरू में सब में एक एंथुसियाज्म है, एक सब में एक जोश होता है कि यार इमिग्रेशन कराना है, हमें हर हालत के अंदर बाहर जाना है। तो आप ये देखना कि कुछ टाइम के अंदर ये जोश ठंडा हो जाता है, तो आप ये अपने जोश को बरकरार रखना। मैंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, जोश तो बहुत है। तो उसने मेरे को किसी भी प्रोसेस के लिए अगर WES बोला, उसने बोला जी इसके अंदर आपका लगेगा, आपको ये सब ट्रांसक्रिप्ट लानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, इसमें महीना 1.5 महीना, उसने मुझे जो भी टाइमलाइन दी मैंने उससे पहले करके दिखाया। वो इसलिए करके दिखाया क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे पास टाइम कम है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं किसी बार। तो मैंने कभी भी अपनी स्पीड को लूज़ नहीं छोड़ा। मैं हमेशा, उसने बोला कि 2 महीने में चाहिए, मैंने 1.5 महीने में ला कर दिया। मैं कहीं रुका नहीं। अच्छा, इसी के साथ पैरेलली एक आपको बताता हूँ कि एक फ्रेंड ने भी मुझे ज्वाइन किया और इसी कंसल्टेंट के थ्रू ज्वाइन किया। अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ, अनलकीली वो नहीं है यहाँ पर। रीज़न ये था कि मेरे डॉक्यूमेंट फटाफट तैयार हुए। मैंने फटाफट प्रॉम्प्टली जो एफिडेविट बोला, WES बोला, आइल्स बोला, जो बोला मैंने वो फटाफट करके दिखाया। लेकिन मेरा जो फ्रेंड था वो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था और वो उसने कहा कर लेंगे। लेकिन इसमें ना विंडोज़ का चक्कर होता है। जैसे इसमें 300 सीट्स निकलती हैं, तो आपको उसमें इमीडिएटली पुश करके, क्योंकि पूरे ग्लोबली सबके सब वो 300 जो सीट्स होती हैं उसको उसमें अपनी सीट लेने के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो कई बार वेबसाइट क्रैश कर जाती है, जब तक आपका फॉर्म फिलअप होता है तब तक ख़त्म हो जाती हैं सारी की सारी सीट्स। तो इस प्रोसेस के अंदर ज़रूरी नहीं आप पहली अटैम्प्ट में ही ये कर जाएं, आपको 2 बार भी आप ये विंडो मिस कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ, मेरी 2 विंडो मिस हुई थी और मैं 3rd विंडो के अंदर मुझे याद है कि जितना कंसल्टेंट इस प्रोसेस में घुसा हुआ था उतना ही मैं घुसा था। मैंने उसका सर खा रखा था। वो भी भगवान से ये मनाता था, हे भगवान ये बंदा निकले तो भैया मेरा उद्धार हो, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरे को कौन गलत बंदा पल्ले पड़ेगा। तो मैं उसका पूछ के क्वेश्चन कुरेद उसका मैंने जीना हराम करके रखा हुआ था। वो बंदा मेरे क्वेश्चन के आंसर दे के वो हो चुका था, लेकिन उसको ये पता था कि ये बंदा थोड़ा फंसी है, ये बंदा मेरे को परेशान करेगा, इसलिए इसको ढंग से हैंडल कर लो, क्योंकि ये इसके साथ ज़रा भी कुछ चूक होगी ये मेरे को 2 मिनट में लाके वहाँ खड़ा कर देगा। तो उस बंदे ने मेरे को, एक्चुअली वो बहुत नॉलेजेबल बंदा था और वो आज मेरा फ्रेंड है। वो मिसिसागा में रहता है, मैं यहाँ स्टोनी क्रीक में रहता हूँ और हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, आज नेबर्स हैं हम दोनों। तो उसने मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही डेडिकेटेडली उसने काम किया और वो ये कहते रहे हे भगवान आपका हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये पता था जब वो ये कह रहा है तो वो ये कह रहा है हे भगवान मेरा पीछा छोड़। तो हुआ ये कि जब मैंने एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करी हुई थी, जो जब ये विंडो खुलती थी तो वो बज़र बजाने लगती थी। तो ऐसा कई बार हुआ, हम रात को सो रहे थे, बज़र होता रहा और मैं फ़ोन करता रहा, हाँ जी राहुल कहाँ पर हो। वो कह रहा है जी आप ही के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं कर रहा हूँ सर, आप चिंता मत करो। तो वो लगा रहता था और हम उसको हमारी ना सांस अटकी रहती थी कि भैया ये हमारा होगा नहीं होगा। तो फाइनली जाकर हमारा हुआ। लेकिन इससे पहले जो 2 अटेम्प्ट हमारी छूटी उसमें आप मानेंगे नहीं कि मैं जब रात भर हमको नींद नहीं आई और मैं जब सुबह ऑफिस गया इतना ख़राब मूड, आप ये लगा लो कि बस मेरे आंसू नहीं निकले, आप ये लगा लो मैं इतना परेशान। सब कहते क्या हो गया, बस मेरा दिल ऐसा बुरी तरह टूटा हुआ था कि मेरे को ऐसा लगता था कि हे भगवान मेरे पता नहीं किसी ने मेरे बैंक में से 10 लाख रुपए ले लिए या इतना बड़ा नुकसान हुआ। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस, इतना डिवास्टेड था मैं उन 2 अटैम्प्ट्स में जो छूटा था। बस ऐसा लगता था क्या करूं क्या ना करूं, मेरे हाथ से बस निकल गया ये चांस, पता नहीं अब आगे आएगा नहीं आएगा। देखिए मेरी आप लोगों को एक छोटी सी टिप है, जो लोग कंसल्टेंट के साथ बैठ के काम कर रहे हैं, जिनका केस कंसल्टेंट कर रहा है, मेरी आपसे ये सजेशन है कि आप सब कुछ कंसल्टेंट पे मत छोड़िए। मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था, मैंने ऐसे टाइट करके रखा था।
तो आपका जो केस है, देखिए ऐसे आपके जैसे बतेरे केस, बहुत सारे केस एक कंसल्टेंट के पास होते हैं, वो और एक आपके ही केस को ही कंसिडर नहीं करेगा। आपको अपने केस के लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी। जुलाई 2018 को मेरी एप्लीकेशन फाइल हुई। अक्टूबर के अंदर एक उनकी क्वेरी आई जिसका मैंने इमीडिएटली जवाब दे दिया। ITA मेरा आया नवंबर 26 को। आप मानेंगे नहीं, नवंबर 26 को मैं इतना खुश था। एक आपको लैंडिंग फीस देनी पड़ती है, मेडिकल देना पड़ता है और अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करानी है। टोटल आपको 3 काम करने पड़ते हैं। तो ये मैंने 18 दिसंबर को मैंने अपनी फाइल सबमिट करी, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनकी 25 दिसंबर से पहले सबमिट करूंगा। मैं इनके पास कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ूंगा, इनको काम करना ही पड़ेगा मेरे केस के ऊपर। तो मेरा 25 से पहले मैंने पर्पस लिया था, मुझे क्योंकि पता था कि 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक वेस्ट में कुछ काम नहीं होता, चाहे अमेरिका हो चाहे आपका कनाडा हो। तो मैंने पर्पसली अपनी फाइल पहले ही सबमिट कर दी थी। 9 अप्रैल को मेरी कोपीआर आती है और मैं फ़ोन करता हूँ अपने कंसल्टेंट को कि भैया ये मेरी कोपीआर आई है, और वो उसके यहाँ पर मिसिसागा के अंदर सुबह के 5 बज रहे थे। तो उसने भी बेचारे ने खोल के देखा, कहता देखता हूँ मैं इसका क्या हुआ है। तो उसने खोल के देखा, कहता हाँ भैया आप अपने बैगेज बांध कर लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी कोपीआर आ गई। कोपीआर को गोल्डन लेटर कहते हैं, मतलब ये एक तरीके का आपके पास एक लेटर होता है जो आप कोपीआर के इस लेटर को, ओरिजिनल लेटर को आप कैरी करते हैं। इतना खुश हम दोनों मियाँ बीवी, और आप मानोगे नहीं, मैंने किस किस को नहीं बताया। हर संता बनता लल्लू पंजू जो मुझे मिला रास्ते में, और मैं तो कनाडा जा रहा हूँ जी, कनाडा जा रहा हूँ, इतनी एक्साइटमेंट थी। कोपीआर आने के बाद हमने 2019 में 6 का कनाडा का हमने टिकट बुक कराया। मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे, हम सब ने अपने बैगेज बांधने शुरू कर दिए, शॉपिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा, जब मैंने अपने इन लॉज को बताया, अपने घर में सबको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने ये ट्राई किया था और ये फाइनली इसने शेप ले ली है, तो सबको लगा कि अरे भाई तुम जाने की तैयारी करो कनाडा, तुम कनाडा जा रहे हो, तुमको पता है कितनी ठंड लगती है, कितना बुरा है वहाँ पर, कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, और तुम जा भी रहे हो ऐसी सिटी के अंदर सस्कैचुअन में जो कि जहाँ -55 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो मैंने उनको ये बताया कि मेरे को देखो, मेरे को ना कनाडा में एंट्री चाहिए। मैं चाहे नोवा स्कॉशिया से एंट्री करूं, चाहे मैं आपका एल्बर्टा से एंट्री करूं, कहीं से भी एंट्री करूं, मेरे को एक गेटवे टू एंटर कनाडा चाहिए। उसके बाद मैंने कहीं पे भी जाऊं। तो मैंने ये किया, मैं सैस्काटून गया। सैस्काटून में मैंने 10 महीने बिताए, और 10 महीने बिताने के बाद मैं मूव हुआ। अब मैं सैस्काटून में कैसे रहा और मेरे सामने क्या क्या हर्डल्स आए और मैं क्यों मूव हुआ ओंटारियो, इसकी भी कहानी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहाना मारते हैं कि जी वहाँ जाके क्या करना, हमारा देश तो ऐसा है, हमें अपने देश के लिए करना चाहिए। मैं मना नहीं करता, देखिए मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इंडिया में निकली है, लेकिन कई लोगों के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को, हम टैक्स पेयर हैं, हमको शायद वो नहीं मिल पा रहा जो जितना हम टैक्स देते हैं। तो मेरे जैसे कुछ लोग जो कि मूव कर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री, उनके पास कुछ रीजंस होते हैं। मैं सबके लिए नहीं कहता, हर एक के लिए कनाडा नहीं है। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग जिनके मन में, दिल में, जिनके ये है कि हम कनाडा जाएं या हम किसी और कंट्री में जाकर सेटल हों, तो वो दिल में अपने बात नहीं रखें। देखिए लाइफ एक बार मिलती है और इस लाइफ के अंदर ट्राई ज़रूर बनता है। आप ये ना सोचें कि अब मैं अभी कुछ दिनों पहले मेरे को एक फ्रेंड ने न्यू ईयर विश किया और मेरी उससे बात हुई, तो उसने मुझे ये बोला कि यार वो मैं भी कनाडा के लिए तेरे को तुझसे बात करी थी, मैं कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहा था यार, एक्चुअली ना मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा भाई तेरे साले के एक्सीडेंट होने से क्या होता है यार, हम दोनों ने मिलकर करना है। तो मैंने कहा यार तू क्या सोच रहा है कि आज तू अप्लाई करेगा और तेरे को 3 दिन के बाद तेरी टिकट तैयार होगी कनाडा जाने की? भैया टाइम लगता है। तो देखिए आप तो एफर्ट्स कीजिए, आप एफर्ट्स करे कम से कम आपको अपने आप से शिकायत नहीं होगी कि मैंने एफर्ट नहीं किया, शायद मैं एफर्ट कर लेता तो बेटर था। आपको अपने आप से शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने भी ये सोचा कि मेरे को ट्राई करना चाहिए और मैंने अपना बेस्ट दिया। और मैं आपको सच बताऊं, मैं इस इमिग्रेशन में इतना घुसा हुआ था कि
मतलब मेरे को लगता है कि मैंने ईमानदारी से इसमें अपने एफर्ट्स डाले और मेरे को इसका रिज़ल्ट मिला। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके दिल में अगर अरमान है, देखिए हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। कहते हैं ना कि हर जूस वाला गुलशन कुमार नहीं बनता। देखिए पहाड़गंज के अंदर कितने जूस वाले हैं, सारे के सारे गुलशन कुमार टी सीरीज खोल के थोड़ी बैठे हैं। कुछ लक भी होता है, कुछ भगवान साथ भी देता है। हो सकता है आपके भाग्य के अंदर बाहर जाना हो सकता है। आप अगर एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, अगर आप पेन नहीं उठाएंगे तो बुक कैसे लिखेंगे? इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि आप अपने दिल में ना कुछ अरमान मत रखिए, आप उसको करिए। कनाडा में आ गया हूँ, लेकिन पेरेंट्स, भाई बहन सारे के सारे इंडिया में ही हैं, तो ऑब्वियसली दिल तो वहीं है, बॉडी यहाँ पर है। लेकिन उनको मिस करता हूँ। सब कुछ है लेकिन लोग नहीं हैं। कोशिश उनको भी यहाँ पर लाने की है, तो थोड़ा तभी दिल लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 1-2 लाइन्स मैं गाना चाहता हूँ। मैं गाता स्कूल में भी बहुत अच्छा था, कॉलेज में भी अच्छा था, लेकिन चलो ये प्लेटफॉर्म मेरा है, यूज़ कर लेते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलता हूँ और आपको स्टोरी सुनाता हूँ, माई जर्नी फ्रॉम सैस्काटून टू ओंटारियो। स्टिक विद मी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।